अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक जो है वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। लास्ट टाइम हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इसको डिस्कस किया था। इसमें हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है वो इनको डिस्कस किया है और इसी तरह जो है वो हमने कुछ एग्जांपल्स इसकी दी थी, वो भी देखी थी। और हमने जो है वो एक बात की थी कि हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। तो ये स्टूडेंट ने एक ने क्वेश्चन किया था, तो मैं इसको थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने बुक में देखा होगा कि उसने आपको कंडीशंस या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। उसमें उसने बताया था कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो आमतौर पे वो होते हैं फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट में हमने कल पढ़ा था कि जो फ्री स्टेट में किसी की स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो होती है वो हमारे पास वो किसकी इक्वल होती है, वो ज़ीरो की। इसकी भी हमारे पास किसकी इक्वल ज़ीरो। तो रिएक्टेंट्स की हमारे पास ज़ीरो है, तो हम अगर यहाँ पर देखें कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन के लिए, तो हम उसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैंने अभी बात की कि रिएक्टेंट्स की यहाँ पर क्या आ जाएगी ज़ीरो, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट यानी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमने पढ़ी है वो कितनी है, यहाँ पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो है -39.3 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आ जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ज़ीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह जो है स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। और जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये, इसमें हमेशा हम वही रिएक्शन डिस्कस करते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही होती है, वो इवॉल्व हो रही होती है। फॉर्मेशन मैंने आपको बताया भी था कि फॉर्मेशन में दो रिएक्टेंट्स यानी जो है ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये अपनी एनर्जी को कम करके आते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पे होते हैं, वो लोअर एनर्जी पे प्रोडक्ट में आके कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़। तो फिर इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनती है, हम इसे कहते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। जैसे हम कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये फॉर्मेशन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया सॉलिड की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मेशन है। तो इन सब में हम देखें, हमने जो एग्जांपल पढ़ी है वो नेगेटिव साइन मीन ये सारे कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये याद रखें जिसकी जितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब उसकी रिलीज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी नेगेटिव में, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। मतलब प्रोडक्ट की जितनी एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट जितना नीचे जाएंगे एनर्जी के लिहाज से, और उतनी ज़्यादा एनर्जी वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे। कुछ ऐसे रिएक्शन भी है फॉर्मेशन में जिसमें स्टूडेंट जो है वो हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन तो होती है लेकिन उसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। वो बहुत कम रिएक्शंस हैं और वो जो वाले जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। मतलब उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और उसमें हो भी रही होती है फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो रही होती है, तो फॉर्मेशन के दौरान तो आमतौर पे हमने पढ़ा था कि हीट इवॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पर उलट होगा, यहाँ पे हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब। तो वो वाली जो है उसने आपकी बुक में एग्जांपल नहीं दी और ना ही आपने उसको करना है। आगे हमारे पास जो है वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, वो ये कि स्टूडेंट हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर दो तरह की जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरी हमारे पास होती हैं स्टूडेंट्स एक्सटेंसिव। ठीक है, और जो इंथैल्पी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी इंटेंसिव वो होती हैं जो अमाउंट यानी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कलर है, कलर कभी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, कलर का कोई एक अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, डेंसिटी हमारे पास है, डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती कि वाटर की इतनी अमाउंट होगी इतनी डेंसिटी हो जाएगी इतनी, उसकी डेंसिटी स्पेसिफिक है। तो डेंसिटी, कलर, ये इस तरह की चीज़ें जो है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, इनको बोलते हैं इंटेंसिव। कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन अमाउंट। तो उसमें हमारे पास जो है मैस, मतलब अगर अमाउंट बढ़ जाए मैस बढ़ जाएगा। उसमें वॉल्यूम हमारे पास है स्टूडेंट,
और इसी तरह हमारे पास जो है ये इंथॉल्पी मैंने जो आपको बताया, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इंथॉल्पी है आपने जब भी इसकी बात करनी है, यानी इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथॉल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसमें आपने अमाउंट को मेंशन करना होता है। तो हम आम तौर पे इंथॉल्पी को लेते हैं 1 मोल, कि 1 मोल इंथॉल्पी, मसलन मैं कहता हूँ कि ये जो इसमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जो स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो इतनी है। ये हमेशा सेम रहेगी, ये कहीं भी चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर एक स्टूडेंट एक रिएक्शन करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसको प्रिपेयर करता है, तो वो कहता है मेरे पास हीट कोई और आई है, फिर वो दूसरा स्टूडेंट करता है, वो कहता है मेरे पास जो है वो हीट कंटेंट कोई और है, यानी वैल्यू कोई और आ गई है। तो इसका मतलब है उन्होंने टेम्परेचर या कोई ना कोई चीज़ चेंज की है। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर करेंगे तो उन सब के पास जो है वो वैल्यू यही आएगी, और वो जो वैल्यू वो 1 मोल के लिए होगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास 1 मोल। ऐसे ही हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो कितनी है, वो भी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, वो 1 मोल होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मसलन मैं कहता हूँ कि मेरे पास H2 ये Cl2 से मिलकर बना देते हैं 2HCl। अब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हमारे पास प्रोडक्ट में 2 मोल बन रहे हैं तो हम किस तरह उसको 1 मोल के लिहाज से एक्सप्लेन, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आसान है। देखें हम इसको किस तरह हम करेंगे कि जो मेरे पास इसकी जो है वो स्टैंडर्ड यानी इसकी इंथॉल्पी जो आ रही है वो डेल्टा HR। अभी मैं इसको स्टैंडर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मेरे पास 1 मोल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, अगर हमारे पास जो है प्रेशर होगा 1 atm प्रेशर होगा, और एक्वस फॉर्म में है HCl, तो हमारे पास ये क्या होगा, इसकी क्वांटिटी होगी 1 मोल। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन। अभी हमारे पास ये 1 मोल नहीं है तो हम इसको जस्ट सिंपल लिखेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन या इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगा, इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो है -44 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब ये कितने मोल है, ये यहाँ पे 2 मोल है। अगर मैं इसको 1 मोल के लिए करूँगा तो मैं इसको किस पे डिवाइड कर दूंगा, 2 पे, 44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -22 किलो जूल पर मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो HCl है इसकी 2 मोल के लिए इतनी है, तो 1 मोल के लिए हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, वो इसकी हाफ आ जाएगी। 2 पे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह का सम टाइम रिएक्शन आ जाता है, तो उसमें अगर MCQs आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको डिवाइड कर देना। अच्छा, इसमें भी आप अगर देखें कि जो हाइड्रोजन है वो 0 स्टेट पे, यानी उसकी 0 है, और क्लोरीन की भी कौन सी स्टेट है, 0। तो प्रोडक्ट की हमारे पास वही है जो HCl की होगी, यानी -22 किलो जूल 1 मोल के लिए। 2 मोल के लिए -44 किलो जूल। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंथॉल्पी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अमाउंट पे डिपेंड करती है। हम इसको हमेशा जो है किसी भी रिएक्शन में जब देखते हैं इसको 1 मोल के लिहाज से हम देखेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो है वो इंथॉल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, जो आज का हमारा जो है वो मेन टॉपिक है। इंथॉल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, देखें वर्ड से पता चल रहा है कि एटमाइजेशन एटम्स में कन्वर्ट करना। कि इसकी मैं डेफिनेशन करूँगा कि अगर मेरे पास जो है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी वो हीट जो एब्जॉर्ब्ड हो व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म, यानी मेरे पास 1 मोल गैसियस एटम्स बन रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट से। कब, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस वही जो टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड रखा होता है। मतलब इसका क्या है कि जब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, स्टूडेंट हमारे पास कोई चीज़ एलिमेंट में मौजूद है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, उसको हम एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में, एटॉमिक, मतलब हम उसको अलग करेंगे। अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है
तो इसका मतलब वो दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्ट है किसी हद तक, उसमें कुछ ना कुछ जो है। इस तरह अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड, उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी आपके पास मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो हमने उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करके उसको एटम्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ये एक अलग हो जाएगा, ये एक अलग एटम्स हो जाएगा। तो इस तरह हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो ये क्या होगा, हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। हमेशा आपने याद रखना है जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये हमारे पास जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड। हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को उसकी जो है वो एटॉमिक फॉर्म में लेके आते हैं, वो जिस स्टेट में भी है। अब आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी हमें, वो दिया हाइड्रोजन की। वो कहता है कि हाइड्रोजन जो है ये आपके पास यानी हाफ मॉलिक्यूल है, गैशियस फॉर्म है, और ये किस में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हाफ का मतलब आपको समझ आ गया होगा, हाफ का मतलब यानी हाफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी आधा, यानी वन हाइड्रोजन को हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, एटॉमिक फॉर्म में। तो इसके लिए जो है वो एनर्जी क्या हो रही है, वो एब्जॉर्ब्ड हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो है वो डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो हमारे पास आ जाएगा 218 किलो जूल पर मोल, मतलब ये 1 मोल है। तो ये भी हमारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस है, 298 केल्विन है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और कुछ ऐसी हैं जो नहीं उसने यहाँ पे एक्सप्लेन करी, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। जैसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। फेज का मतलब आप समझते हैं स्टेट, मतलब सम टाइम स्टेट चेंज हो जाती है, तो उस वक्त भी तो कोई ना कोई इंथैल्पी चेंज होगी ना, यानी रिएक्शन हुआ है, आखिर एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हुई। चेंज मतलब तब्दील हो जाना। तो फेज चेंज का मतलब है वो लिक्विड, सॉलिड या हमारे पास गैस, इस तरह फेज जो है वो चेंज करेगी, इसे हम बोलते हैं फेज चेंज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है मेरे पास जो है वो लिक्विड से कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में, लिक्विड से कन्वर्ट हो रही है सॉलिड। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो चीज़ क्या हो रही है, फ्रीज़ हो रही है, ठीक है। लिक्विड्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, सॉलिड्स की एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी, यानी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो आपने याद रखना है, वो रिलीज़ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है फेज चेंज के अंदर जब कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ अपनी कोई भी जो है वो सब्सटेंस अपनी फेज को चेंज कर रहा है, तब्दील कर रहा है, लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, यानी उसके फ्रीज होने की जो इंथैल्पी है। इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग डेल्टा एच एफ नोट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर मेरे पास स्टूडेंट्स लिक्विड फॉर्म में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ यानी आइस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो गई है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए जो है स्टूडेंट मेरे पास यानी 1 मोल वाटर है और 1 मोल जो है वो मेरे पास आइस बन रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी इवॉल्व होगी यानी डेल्टा एच जो है नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पर फ्रीजिंग के लिए वो हमारे पास आ जाएगा -144 किलो जूल पर मोल। इसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, यानी इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में हमारे पास जो पहली टाइप है वो इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। सेकंड टाइप स्टूडेंट्स हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, यानी कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, ऐसा भी तो हो सकता है, मेल्टिंग, डेल्टा एच नोट एम। अब इसका मतलब क्या है कि इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यही रिएक्शन आप इसको उलट कर दें कि ये सॉलिड में है, ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो हमारे पास जो है अब देखो जब कोई चीज़ सॉलिड में है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होगी।
एब्जॉर्ब्ड होगी तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग है वो उसके लिए साइन पॉजिटिव हम यूज़ करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव साइन। और जो इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग है उसके लिए हम नेगेटिव, क्योंकि उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इसके लिए जो है देखें, इसमें लिक्विड से सॉलिड में है, ये सॉलिड से लिक्विड में है, जस्ट हम साइन चेंज करेंगे इस वैल्यू का। हम लिखेंगे डेल्टा एच एम मेल्टिंग के लिए जो आ जाएगा वो हमारे पास है 144 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। और स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि इस ओवरऑल को हम कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग को, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, हम दोनों को कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कि एक चीज़ लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज होगी उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज की जो है वो दो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वो पढ़ेंगे, और इस तरह आपकी बुक में जो उसने बाकी दिए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।